नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। गुजरात चुनाव में इस बार कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। हर वो पैतरे भाजे जा रहे हैं जो कामयाबी दिला सके। इतना ही नहीं, चुनावी रण युद्ध को जीतने के लिए शब्दों के तीखे तीर भी खूब छोड़े जा रहे हैं। हालांकि इस बार जोरदार पलटवार भी हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर गुजरात में किसकी पिक्चर हिट रहेगी, यानी सरकार कौन बनाएगा। क्या हमेशा की तरह इस बार भी मोदी मैजिक चलेगा और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहेगी, या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से कोई एक कमल को खिलने से रोककर अपनी सरकार बनाएगा। हालांकि सियासी दलों की बात करें तो सभी पार्टियां अपनी जीत के लिए ताल ठोक रही हैं। उनका दावा है कि वह मुकाबला को एक तरफा जीतेंगे। खैर, किसका दावा दमदार है और किसका बेदम, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को लेकर भी चर्चा करेंगे जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जमकर भड़के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जनता मांगे जवाब का आज का सफर, जिसमें बात होगी रावण पर रार गुजरात में किसकी सरकार को लेकर। तो गुजरात में सियासी दलों के बीच एक दूसरे को पीछे छोड़ने के साथ ही नीचा दिखाने की होड़ भी लगी हुई है। हालांकि ऐसा स्वाभाविक भी है क्योंकि बात चुनाव को जीतने की हो। वैसे गुजरात के रण में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग हुई। राउंड 1 में कई दिग्गजों का सियासी भविष्य ईवीएम में कैद हुआ है। अब किसके चेहरे मुस्कान छाएगी और किसका चेहरा मुरझाएगा, ये 8 दिसंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे। लेकिन इस वक्त दूसरे चरण के मतदान से पहले सियासी दल ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है। खड़गे के रावण वाले बयान को लेकर अब पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस में इस बात की होड़ लगी है कि उन्हें कौन ज्यादा गाली दे सकता है। खैर, खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया उसका क्या बीजेपी को फायदा होगा और कांग्रेस को नुकसान। वहीं दोनों प्रमुख दल के बीच जो तकरार है उसमें आम आदमी पार्टी को क्या कोई बड़ा फायदा होगा या नहीं। चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करते हैं। उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। गुजरात में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब सबकी नजर 5 दिसंबर पर है, जब सूबे में दूसरे फेज की वोटिंग होगी। राउंड 2 को अपने नाम करने के लिए सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ प्रचार कर रही हैं। इस दौरान तीखे प्रहार भी खूब हो रहे हैं। इतना ही नहीं, गुजरात के रण में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कुछ दिन पहले दिए गए रावण वाले बयान पर बीजेपी की ओर से पलटवार भी खूब हो रहा है। और तो और, पहले जहां पार्टी के तमाम नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने खड़गे के बयान को लेकर उन पर हमला बोला, तो वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद खड़गे के बयान को लेकर उनके साथ ही कांग्रेस को खरी खरी सुनाई। चलिए पहले आपको सुनवाते हैं कि खड़गे ने क्या कहा था और फिर उनके बयान पर पीएम मोदी ने अब किस तरह से पलटवार किया, वो भी देखिए। हर वक्त अपनी बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? એવી કોંગ્રેસ પાર્ટી મને ગાળો બોલવા માટે રામાયણમાંથી રાવણને લઈ આવી, બોલો. મને એ વાતનું આશ્ચર્ય નથી કે નરેન્દ્રભાઈને કોંગ્રેસના લોકો આટલી બધી જાત જાતની ઢગલાબંધ ડઝનબંધ ગાળો દીધી છે. મને આશ્ચર્ય એ વાતનું છે, અને કોઈને પણ થાય કે આટલું અપશબ્દો બોલવા છતાંય કોંગ્રેસ પાર્ટી એના નેતાઓએ અધિકૃત રીતે ક્યારેય પશ્ચાતાપ વ્યક્ત નથી કર્યો. મને લાગે છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટી મોદીને ગાળો દેવી, આ દેશના પ્રધાનમંત્રીને અપમાનિત કરવા, એને નીચા દેખાડવા, એને એ પોતાનો અધિકાર સમજે છે.
પરંતુ કોંગ્રેસનો ભરોસો લોકતંત્રમાં નહીં, એક પરિવાર ઉપર છે. અને પરિવારને ખુશ કરવા માટે જે કરવું પડે એ કોંગ્રેસમાં फैशन થઈ ગઈ છે. खड़गे को रावण वाला बयान दिए काफी वक्त गुजर चुका है, लेकिन बीजेपी इसे एकदम तरोताजा रखे हुए है और गुजरात में प्रचार के दौरान खड़गे के रावण वाले बयान को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है. वैसे रावण वाले बयान को लेकर कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी ने खड़गे का समर्थन किया है. उन्होंने बकायदा एक ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी ने भी उनकी तुलना शूर्पणखा से की थी. हालांकि बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी ने रेणुका चौधरी को कभी भी शूर्पणखा नहीं कहा, लेकिन खड़गे ने जो कहा है उससे पीएम मोदी का अपमान हुआ है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस प्रमुख खड़गे के इस्तेमाल किए गए शब्द केवल उनकी मानसिकता नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस की मानसिकता का परिणाम है. को रावण कहा जाए, नीच शब्दों का प्रयोग किया जाए, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं कर सकती. और जो भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता करेगा उसे भारतीय जनता पार्टी माफ नहीं करती है. यदि किसी ने गलती कर दी तो उसके लिए खेद व्यक्त करेगा. मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है. दिस इज एन इंसल्ट विच इज रब्ड इनटू एवरी गुजराती. यह गुजरात का अपमान है. और खड़गे साहब, सोनिया जी के कहने पर आपने गुजरात में जाके गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेगी. गुजरात में चुनाव है, ऐसे में हर वो दाव चला जा रहा है जो कामयाबी दिला दे. इस वक्त खड़गे के रावण वाले बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है. उधर आम आदमी पार्टी दोनों प्रमुख दलों के बीच जारी सियासी जोर आजमाइश से अलग ताबड़तोड़ प्रचार कर जनता का रुख अपनी ओर करने में जुटी है. खैर, वार पलटवार और कड़ी कवायद के बाद सफलता किसे मिलती है, गुजरात की गद्दी पर कौन विराजता है, 8 दिसंबर को जब नतीजे घोषित होंगे तब ये देखना दिलचस्प होगा. ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज. तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता प्रदीप बैस जी दिल्ली से हैं, कांग्रेस प्रवक्ता संजय महन जी हैं, आप प्रवक्ता सूर्य त्रिपाठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार योगेश जी हैं. आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहले संजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है. थोड़ी सी अगर और बढ़ जाए तो मेहरबानी होगी. जी 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 बिल्कुल. संजय जी, अगर कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का नेता ही है, प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का, अगर वो लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव में भी और नगर निकाय के चुनाव में भी प्रचार कर दें तो वो रावण हो जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है जी. ऐसा नहीं है कि कोई भी रावण हो जाएगा किसी के भी कहने से. दरअसल खड़गे जी के बयान का तात्पर्य ये था, जिसको निश्चित रूप से पूरे गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी समेट के जो एक सहानुभूति की लहर अपनी तरफ बटोरने की कोशिश कर रही है. बीजेपी के पास इसके सिवा कोई दूसरा चारा भी नहीं है. भाई, मुद्दों पर तो बात करने से हमेशा से कतराते आए हैं. मुद्दों पर उनको बात करना पसंद नहीं है. आप उनसे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बात करोगे तो वो कन्नी काट के उनके प्रधानमंत्री तक इस बात को कहेंगे मंच से कि कांग्रेस में होड़ लगी है मुझे गाली दे. भाई, क्यों गाली देंगे? कोई गाली तो है नहीं. और गाली देने की अगर बात है, अगर बयान को अगर आप गाली समझते हैं, तो एक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए आपने दूसरे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को रेनकोट में नहाने वाली बात सबको उजागर रही. आप शूर्पणखा की हंसी सबको उजागर रही. वो बयान तो आपके भी कम नहीं है ना. तो जिस बयान पर आप खड़गे जी के लिए आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, तो क्या वो अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे और इस तरीके के तमाम बयानों के लिए आपकी सार्वजनिक रूप से भारत की जनता से खेद व्यक्त करेंगे क्या? मेरा तो भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना है. दूसरी बात, खड़गे जी का बयान इस संदर्भ में था कि भाई छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह केवल एक ही चेहरे पे आश्रित हो गई है. भारतीय जनता पार्टी में तो शुरू से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी बची कहाँ है? वो तो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी पार्टी हो गई है जी. आप भारतीय जनता पार्टी में से नरेंद्र मोदी जी को हटा दो, उसके बाद पार्टी फिर समाप्त. पर कांग्रेस के साथ तो ये दिक्कत नहीं है ना. आप तो एक गांधी परिवार पे इतने सालों चल गए, उसमें नरेंद्र मोदी जी को 7-8 साल में ही आप बोलने लगे.
नहीं 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 नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए, कितनी बार कांग्रेस के गांधी परिवार के लोग प्रधानमंत्री बने। जी ये तो कोई बात, ये तो सबसे, इस पर तो कितनी बार बहस हो चुकी है, सारे तथ्य सामने रखे जा चुके हैं। चलिए पिछले 40 साल की ही बात कर लें, केसरी जी का और नरसिंहा राव को छोड़ के बाकी गांधी परिवार ही रहा है 80 से। कैसी बातें कर रहे हैं आप? दोबारा जरा तथ्यों पे गौर करेंगे तो आपको सच्चाई थोड़ी सी और मालूम पड़ जाएगी। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, उससे आगे बढ़ के, भाई गांधी परिवार के भरोसे कांग्रेस बैठी है या नरेंद्र मोदी जी के भरोसे भाजपा बैठी है, तो कांग्रेस के पास तो एक बहुत बड़ा विशाल इतिहास है ना, उसको गर्व करने के लिए। बीजेपी के पास ले दे के जुमलेबाजी के सिवाय इतिहास है क्या? गाय, भैंस, बकरा, मुर्गा, मियाँ हिंदू, इसके सिवाय कोई दूसरा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास हो तो आप बता दीजिए। क्यों? उनके पास कहने को 3 मुद्दों पे बीजेपी खड़ी हुई है, जो आपने ये कहा 3 मुद्दों पे, राम मंदिर है, धारा 370 है और समान नागरिक संहिता, 3 मुद्दे लेकर आई है, उस पे खड़ी हुई है। ये आपने चौथा मुद्दा कहां से बता दिया? मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं तो बीजेपी के वो भी मुद्दे बता रहा हूँ जो हिडन है। ये जैसे रावण के सिर वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री जी का कहना कि कांग्रेस में गाली देने की ओर, ये नया मुद्दा होगा ना, इसमें विकास की बात कहाँ हो रही है? जी भाई भारतीय जनता पार्टी अपने विकास का रोड मैप सामने क्यों नहीं रखती जनता के सामने? मगर नहीं रखेंगे, उनके पास कुछ होगा तो रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जब आते हैं तो आपको जरूरत क्या पड़ती है पर्दे लगाने की? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, किस बात के लिए पर्दे लगाए जाते हैं? ऐसा कौन सा गुजरात का फर्जी मॉडल है जिसको जब विदेशी लोग आते हैं, विदेशी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्राध्यक्ष, तो उसको छुपाने के लिए आप लोग पर्दे लगाते हैं? जी भारतीय जनता पार्टी के पास विकास को लेके, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, भ्रष्टाचार को लेके कोई जवाब ही नहीं है। तो कुल मिला के ऐसे ही मुद्दे ढूंढे जाएंगे और जनता को इधर से उधर मोड़ा जाएगा। मुद्दे ढूंढे जाएंगे। मुद्दा तो आप ही ने दिया ना, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुद्दा दे दिया। भाई आप उनको भी सोच समझ के भाषण देना था, तो ये मुद्दा नहीं मिलता। ये मुद्दा है ही नहीं। ये साधारण सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरे राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता ही नहीं बचा है जो जाके नरेंद्र मोदी जी की जगह दूसरी जगह जाके प्रचार करे। ले देके केवल एक नरेंद्र मोदी बचते हैं, तो ऐसे कितनी जगह जाएंगे नरेंद्र मोदी जी? भाव तो वो है, वो तो तोड़ मरोड़ तो भाजपा रही है। प्रदीप जी आ रहा हूँ आपके पास, प्रदीप जी आप ही के पास आ रहा हूँ, उनकी बात पूरी आ जाए फिर आपके पास आएंगे निश्चित तौर पे। थोड़ा सा मैं सवाल कर लूं, उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई राष्ट्रीय नेता नहीं बचा है, जरा आप अपने राष्ट्रीय नेताओं के नाम गिना सकते हैं क्या नहन जी? क्यों नहीं गिना? जी मेरे से कह रहे हैं? हाँ जी जी आप ही से। संजय जी माफ करिएगा। देखिए ना, प्रियंका गांधी जी बागडोर संभाले हुए हैं, खड़गे जी बागडोर संभाले हुए हैं, कमलनाथ जी बागडोर संभाले हुए हैं, जीतू पटवारी जी बागडोर संभाले हुए हैं, अलग अलग प्रदेशों में सब लोग बागडोर संभाले हुए हैं, और राजीव शुक्ला जी बागडोर संभाले हुए हैं, सचिन पायलट जी बागडोर संभाले हुए गुजरात में। बोल कितने नेता के नाम? चलिए राष्ट्रीय, ये सब राष्ट्रीय नेता हो गए। इनके पास जो नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, ये सब प्रादेशिक नेता हो गए। नहीं, मैं आपकी बात को बिल्कुल ठीक करता हूँ, मैं थोड़ा सा दुरुस्त करता हूँ और आगे ले जाता हूँ जी। हमारे जो राष्ट्रीय नेता है वो हमेशा जनहित के मुद्दों की बात कर रहे हैं। इनके नेताओं के पास आप देख लीजिए, इनके पास क्या मुद्दे हैं? इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, फलाने ने मुझे ऐसा कह दिया, मैंने इसको ऐसा कह दिया, इसके सिवा कहाँ है मुद्दे? चलिए पूछ लेते हैं प्रदीप जी से, रोड मैप है। बढ़ती हुई महंगाई कैसे कम करेंगे बता सकते हैं? लोगों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, रोजगार पे बात क्यों नहीं होती? काला धन समेट के लाने की बात थी, क्यों नहीं होती? दाऊद का कच्चर लाने की बात थी, क्यों नहीं होती? चलिए संजय जी इसके बाद अपन आ जाएंगे 89 सीटों पे चुनाव हुए हैं। पहले प्रदीप जी से बात कर ले। प्रदीप जी आपके राष्ट्रीय नेताओं के नाम गिना दीजिए जरा, संजय जी जानना चाह रहे हैं जो प्रचार कर रहे हैं। और रहा सवाल इस पे, ये कोई जैसा कि उन्होंने, मैंने पूरा भाषण सुना, उस भाषण में उन्होंने एक तरह से कहा कि कहां कहां जाएंगे। उनका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जी कहां कहां जाएंगे, नगरीय निकाय के चुनाव में भी पहुंच जाते हैं, उसकी एक तुलना कर दी। हो सकता है दिमाग में थोड़ा सा उस समय फिसलन हो गई हो, स्लिप ऑफ टंग तो नहीं कह सकते, दिमाग में नहीं आया हो, उन्होंने तुलना कर दी। इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत कि खुद प्रधानमंत्री जी ये कहे कि कांग्रेस में होड़ लगी है कि मुझको कौन कितनी गाली दे सकता है। यहाँ गाली शब्द कहाँ आई प्रदीप जी? थोड़ी आवाज कट के आ रही है प्रदीप जी आपकी। जी अब आगे सर आवाज? हाँ प्रदीप जी आ रही। तो से शुरुआत करना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहता है, यानी जनता जो सुनती है उसकी सरकार बनती है। कांग्रेस जो है जिस प्रकार से कह रही थी
मैं एक छोटा सा आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहूंगा। इनके बारे में बताना आपके कार्यक्रम के कीमती है, टाइम को मैं खराब 1995 से लेकर 2017 42.5% हमारा वोट प्रतिशत था और हम 2017 में 49% हमारा वोट प्रतिशत। जी। और ये अभी लगा रहे थे कि कोई नेता कहाँ है, तो हमारी पारिवारिक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है, टाटा बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता है और किसी एक परिवार या किसी एक वार्ड से आया हुआ अध्यक्ष नहीं बनता है। हमारी पार्टी में कोई भी अध्यक्ष बन सकता है और अब से बाद कौन होगा तो पता नहीं होता है। अब कांग्रेस को देखिए क्या व्हाट नॉट क्या क्या चला है, कितने परिपाटियां ने, कितने दोहे चले हैं, कितने वो चले हैं। तो अब देखिए रसातल में जाते सवाल थी मेरे हिसाब से सवाल थोड़ा सा प्रदीप जी आवाज धीमे आ रही है, अगर माइक को थोड़ा और नजदीक रख लेंगे तो ज्यादा बेहतर आएगी। जी अब आज जी कह रहा था कि देखिए हम आगे निकल चुके हैं, हमारी टाटा बेस्ड पार्टी है और हमारा हर कार्यकर्ता मिलता है और हर नेता कार्यकर्ता है। मैं नाम गिनाने बैठूं तो प्रोग्राम का समय कम पड़ जाएगा। हमारे नेता राष्ट्रीय स्तर के उतने हैं कि जितने भी राज्यों में हमारी सरकार है, आपने भाई ठीक है, आपने सचिन पायलट का भी नाम गिनाया और आपने जो है अशोक गहलोत का नाम नहीं गिनाया, मुख्यमंत्री है। बहरहाल मैं उससे अब चर्चा क्यों करूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मेरा सवाल ये है त्रिपाठी जी, देखिए ये गाली वाली बात उससे भी मैं आ जाता हूँ। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस इस समय गुजरात में दूसरे नंबर पे है कि तीसरे नंबर पे, इसके आगे कांग्रेस का क्या होगा और कांग्रेस से कितनी और ज्यादा खराब स्थिति में जाएगी जी। क्या आप इक्वल टू आप इक्वल टू कांग्रेस है ना, आईएनसी मतलब कांग्रेस और आप इस चुनाव में एक दिन राहुल गांधी आए और 2 रैलियां उन्होंने और पिछले चुनाव में गुजरात से वो 12 तक रहे थे। अब इनके मुद्दे इतने अच्छे हैं, इनके नेता इतने अच्छे हैं, तो राहुल जी पिछले चुनाव में 12 दिनों का डेरा डाले थे गुजरात में, इस बार एक दिन आए और 2 रैलियां की। तो अगर इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता है तो उनसे चुनाव जिताने की क्षमता क्यों नहीं है? और अगर इनके मुद्दे इतने अच्छे हैं तो बार बार सरकार को या जनता इनको दुष्कार क्यों रही है? क्यों नहीं जनता इनकी सुनती? भाई जनता तो अपना आदेश जनादेश वोट के आधार पर देती है, वोट ही पड़ते हैं ना, हमारी व्यवस्था तो वोट ही पड़ते हैं कि कोई आके लक्ष्य तो भाजपा में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसका ये बड़ा दम भरते हैं। अगर आजादी का प्रीमियम काटते काटते अफवाह फैलाते कोई भी इनका कांग्रेसी कार्यकर्ता फांसी नहीं पड़ा, लेकिन आजादी का पेटेंट इन्हीं के पास है और किसी ने कुछ काम किया ही नहीं। किसी को 2 जन्मों की सजा मिली, वीर सावरकर जी को 2 जन्मों की सजा काला फांसी हुई और आपके देखिए जैसा आजकल के दिल्ली में चल रहा है लग्जरियस तिहाड़ महापताल सेंटर टाइप से चल रहा है, पता नहीं उस पर कैमरे रहे नहीं होंगे, लेकिन न जाने क्या हुआ होगा। तो सीधी सीधी बात है, गुजरात का चुनाव जो है ये तय करेगा कि कांग्रेस पार्टी जो है 2.5 स्टेट में शासन कर रहे हैं और मुद्दों का दम भरते हैं। भैया मुद्दे में चुनाव करना कोई राज्य में आते क्यों नहीं जा रहा जी। और जहां तक नेताओं की बात है तो त्रिपाठी जी हमारे कितने नेता है प्रोग्राम का समय कम। प्रदीप जी आपने कहा कि ये दूसरे नंबर पे भी नहीं आएंगे, मतलब तीसरे नंबर पे रहेंगे, आपने कहा ऐसा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे नंबर पे रहेंगे कि तीसरे नंबर पे रहेंगे कि चुनाव में, वैसे मुझे लगता नहीं कि जी संजय जी आएंगे थोड़ा सा हमारे साथ, आप प्रवक्ता भी हैं। लेकिन प्रदीप जी आपके अमित शाह जी क्या गलत बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा और ये 30 सीट पे रह जाएंगे। तो दूसरे आपने कहा दूसरे और तीसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सीधे सीधे दूसरे पे तो है ही। अमित शाह जी ने कहा आपके यहाँ गुजरात में ही। अब एक भी सीट न आए और वोटों के प्रतिशत को तीसरे नंबर पे रहे तो वो तीसरे नंबर कहे जाए, ठीक है। कुछ ना कुछ देखिए तो जनता है, जनार्दन है। अब अमित शाह जी ने बोला है तो निश्चित तौर पर बोला है कांग्रेस के उतना दम भर रहे थे और हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे प्रधानमंत्री को आपने इतने सस्ते में कैसे निकल गए, उन राज्यों को मैं आपका नहीं नष्ट करना चाहता, अन्यथा मेरे पास सभी के जवाब है। लेकिन मुद्दे की बात यह है, अभी मुद्दे की बात कर रहे थे संजय जी, इनके मुद्दे इतने अच्छे हैं, इतने जनता जनता उस मुद्दों को सुनती नहीं। चलिए प्रदीप जी निश्चित तौर पे संजय जी बोल रहे हैं, उत्तर देंगे। संजय जी आ रहा हूं, हमारे साथ सूर्या त्रिपाठी जी भी हैं, आप प्रवक्ता। सूर्या जी ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तकरार चल रही है, आप इसको गलत मानते हैं कि नहीं? खड़गे जी ने जो कहा
यह सच मानते, सही है? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर्दे के पीछे इलू इलू करने वाली पार्टियां हैं। अच्छा। इन दोनों पार्टियों का इतिहास रहा है कि यह नेताओं को गालियां देते हैं लेकिन विकास की बात नहीं करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको याद कराना चाहता हूं, जब 2013 का चुनाव था तो अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री अनारकिस्ट नक्सली कहते थे। उसके बाद के चुनाव में इन्हें आतंकवादी कहा गया। इनके सांसद कौन राजेश कहता था साहिब नक्सली? कौन कहता था नक्सली? नरेंद्र मोदी जी ने अपने सभाओं में कहा है। 2013 के इलेक्शन में? जी जी 14 में इलेक्शन हुआ सर, 14 में। सर वही 13-14 का पहला इलेक्शन जो था, मैं आपको उसी की बात बता रहा हूँ। जी जी जी। तो इनको कहा, हमारे नेताओं को, अरविंद केजरीवाल जी को नक्सली कहा जाता था, अनार्किस्ट कहा जाता था, आतंकवादी कहा जाता था। इनके सांसद हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, वो आपने देखा होगा भरे मंच से अरविंद केजरीवाल को गालियां देते नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम स्कूल बना देंगे, तो इनके नेता कहते हैं हम हाथ फोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम अस्पताल बना देंगे, तो भाजपा के और कांग्रेस के नेता कहते हैं हम पैर तोड़ देंगे। जब अरविंद केजरीवाल जी अभी गुजरात में वहां के लोगों को बता रहे हैं कि हमने दिल्ली में 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी, हम गुजरात में भी देंगे, तो यहाँ के एक इनके बहुत बड़े नेता पहुंच के कहते हैं कि केजरीवाल तो आतंकवाद का हितैषी है। इन लोगों का काम है कि यह मुद्दों की बात न करके एक दूसरे को गालियां देने का काम करते हैं और जनता को लूटने का काम करते हैं। आज गुजरात में बात होनी चाहिए कि वहां के लोग, वहां के स्कूल बेहतर कैसे हों, वहां के अस्पताल बेहतर कैसे हों, वहां के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, वहां के लोगों को सुरक्षा कैसे मिले, वहां के व्यापारियों को बेहतर तरीके से व्यापार करने का अवसर कैसे मिले, वहां के किसानों को फसल का दाम कैसे मिले। इस पर ये लोग बात करने की बजाय एक दूसरे को गाली गलौज का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने गुजरात की जनता को एक विकल्प के तौर पर दिया है। आज तक इन्हीं दो पार्टियों में भाजपा, अमित शाह जी कह रहे हैं कि आप खाता नहीं खोल पाएंगे, और सूर्या जी आप कह रहे हैं कि मैं भाजपा के प्रवक्ता का भी धन्यवाद करता हूं कि कभी झूठ बोलते बोलते कभी कभी सच आ जाता है। वो कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से है, और आपको जब 8 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे तो आप देखिएगा कि आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार गुजरात में बनाएगी और इनके 27 साल के हवाई किले को, जो इनका खोखला गुजरात का मॉडल था, उसको ध्वस्त करेगी। माने आपकी लड़ाई बीजेपी से है कि कांग्रेस से है सूर्या जी? भाई बीजेपी से हमारी लड़ाई है। अच्छा, मैं कांग्रेस 27 साल से सत्ता, कांग्रेस मृत्यु सैया पर पड़ी हुई पार्टी है, बूढ़ी पार्टी है, जिसको डॉक्टर ने यह कह दिया है कि इसको घर ले जाइए, इसकी देखभाल। अरे आप तो उत्तराखंड में भी सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, आप उत्तर प्रदेश में कुंजी अपने हाथ में रखने का दावा कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुला, उत्तराखंड में खाता नहीं खुला। मैं आपको बता रहा हूँ जी, बिल्कुल हम आप देखिए, हर पार्टी को चाहिए कि सच्चाई को स्वीकार करे। जी भाजपा के प्रवक्ता से कहूंगा थोड़ा सा सुन लीजिए जी। तो हर पार्टी को चाहिए कि वो सच्चाई को स्वीकार। अरे सुनो भाई, खिलाओ मत, मालूम है यार, 27 साल का किला जब ध्वस्त होता है, जी जी, 27 साल का किला जब ध्वस्त होता है तो बुरा लगता है, मुझे मालूम है। प्रदीप जी एक मिनट बस खत्म कर रहे हैं सूर्या जी। एक भी जमानत नहीं खुली, मुझे मालूम है। अब जमानत जल्द पे जाएंगे तो पुराना इतिहास निकालूं 1980 से, 1980 से इतिहास निकाले। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी की भी जमानतें जब्त हुई है। सदैव, अब मैं आपको बताऊं पंजाब में कितनी सीटों पर जमानत जब्त हुई, पंजाब में कितनी सीटों पर चलिए भारतीय जनता पार्टी। प्रदीप जी एक मिनट, प्रदीप जी स्वस्थ बहस कर ले, थोड़ा सा बीच में डिस्कशन होगा तो बहस नहीं हो पाएगी। सूर्या जी आपकी बात समाप्त हो गई? नहीं, बस मैं थोड़ी सी और बात कहना चाहता हूं, थोड़ा संक्षेप कि हमने, जी बिल्कुल, इन दोनों लोगों को आपने पूरा मौका दिया, तो बस मुझे भी थोड़ा सा समय लूंगा। तो मैं यही कह रहा था कि इन लोगों ने खाली गाली गलौज का काम किया है। पक्ष और विपक्ष ये दो लोग रहते थे, आज तक वहां गुजरात के लोगों को विकल्प नहीं मिला। इस बार गुजरात की जनता को एक विकल्प के तौर पर मिला है। अरविंद केजरीवाल जी के रूप में एक व्यक्ति मिला है जिसने अपनी गारंटियों को पूरा किया है। इसलिए गुजरात का युवा, बुजुर्ग, माता, बहनें, सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार हम आम आदमी पार्टी को मौका देंगे, और गुजरात की जनता कह रही है कि परिवर्तन आवे छे। चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश में रह के आप बढ़िया गुजराती सीख रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, आप देख रहे होंगे लंबे समय से, हालांकि पहले एक मर्यादा थी,
बोलने की, भाषण देने की, एक दूसरे पे आरोप लगाने की मर्यादा थी। ये पिछले कई सालों से, मतलब लगभग ये समझिए कि एक दशक से ये मर्यादा धीरे धीरे समाप्त होती गई और अब जाके लगभग कहना चाहिए कि पूरी तरह से ओपन हो गया, खुल गया, कहीं पूर्ण विराम नहीं लगा हुआ है। माने प्रधानमंत्री एक पद है, गरिमा है, वहाँ उनके लिए भी कहना, या प्रधानमंत्री जी को भी इस तरह कहना कि मुझको गाली देने की एक होड़ लगी हुई है, ये क्या समझते हैं आप? माने कहाँ हमारी राजनीति कहाँ जा रही है? जी त्रिपाठी जी, देखिए एक चीज़ बताऊं कि आज जो पॉलिटिकल सिनेरियो है देश के अंदर, हर पॉलिटिकल आउटफिट ये चाहता है जी कि ऐसे वर्ड्स क्वाइंट किए जाएं जो कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल आउटफिट के लिए जी फायदेमंद हो। जी हालांकि जो जिस बयान की आप बात कर रहे हैं वो बहुत हायर लेवल का होता है। जब कांग्रेस चीफ इस प्रकार की बात कहे जो कहीं ना कहीं संसदीय नहीं माना जाता, हालांकि वो रामायण से आया हुआ वर्ड है, लेकिन ना तो कभी विभीषण, जबकि विभीषण तो राम के भक्त थे, उनके नाम से भी कंपेयर कम करते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में भी एक बार सिंधिया को बड़े लीडर ने किया था, लेकिन रावण एक ऐसा कैरेक्टर है उस पूरे रामायण का या रामचरितमानस का जिसमें कहीं ना कहीं उनको समाज में एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे में कोई इतना बड़ा लीडर, देखिए आपको एक चीज फिर कहूं, खड़गे जी ने जो अटैक किया है बीजेपी पर, वो अटैक उनका प्रॉपर है, उनकी पार्टी के हिसाब से उन्होंने सही अटैक किया है कि आज चाहे कोई सा भी राज्य हो वहां पर आप देखते हैं कि बीजेपी सबसे आगे मोदी का फेस लेकर आती है। लेकिन उनको ये वर्ड यूज करना थोड़ा सा, इतने सीनियर जो 80 के लगभग हों और ऐसे वर्ड यूज करना, मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं उनकी भूल हो सकती है, या वो जानबूझकर इस चीज को रावण के पहली बात तो 100 चेहरे भी नहीं होते, उन्होंने 100 चेहरे भी कहे हैं, तो 100 चेहरे भी नहीं थे। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भाजपा जब वहां, देखिए ये इसमें कोई दो राह नहीं कि भाजपा की जो स्थिति पिछले इलेक्शंस में गुजरात में रही है वो स्थिति आज नहीं है, वो कहीं ना कहीं क्राइसिस में तो है। लेकिन अगर वोट पोलराइज हो गया भाजपा की तरफ, यानी कि इन दोनों का बट गया, कांग्रेस और भाजपा में बट गया, क्योंकि जो एंटी भाजपा है, दो प्रकार का वोट मिलेगा, या तो एंटी भाजपा मिलेगा यानी आइडियोलॉजिकल जो वोट है वो मिलेगा, या फिर एंटी इनकम्बेंसी का भी वोट मिलता है। तो वो वोट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, किसी एक पोल पर नहीं गया, तो ये मान के चलिए कि भाजपा को उसका फायदा होता दिख रहा है, भले ही वो किसी भी संकट में दिखती हो। लेकिन ये जो बयानबाजी का आपने ये जिक्र किया है, वो चुनाव पीरियड में ज्यादा क्यों आते हैं? थोड़ा चूंकि मैं मध्य प्रदेश से हूं, तो मध्य प्रदेश की एक बात कहें, आपको ध्यान हो कि 28 बाईपोल हो गए, कमलनाथ ने भी ये किसी महिला कैंडिडेट के बारे में कुछ कहा था, लेकिन उसका भी क्या इंपैक्ट पड़ा कि वो ही हार गई। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, इन चीजों को इस समय प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं, भले ही स्पोक्स पर्सन कुछ कह रहे हैं वो एक अलग बात है, आप देखते हैं यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, फॉर्मर पार्टी प्रेसिडेंट, या पीएम मोदी स्वयं इसके बयान के आगे आते हैं, तो इसका मतलब ये देवन मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को वो गुजरात इलेक्शंस में भुनाना चाहते हैं। अब आप बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की सिचुएशन क्या है वहां पर। देखिए, आम आदमी पार्टी इमर्जिंग पार्टी है, और वो आपने देखा होगा कि उसने 2 इलेक्शंस हैं, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस हुए हैं और अब यहां है, जबकि पहले ये माना जा रहा था कि वो हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों को पैरेलली फोकस करेगी, लेकिन आपने देखा कि उसने उस तरीके से फोकस नहीं किया जितना गुजरात पर किया है। तो गुजरात में अगर वो जो कुछ भी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के घर में कुछ करते हैं। तो ये उनकी 4 सीटें, 10 सीटें, 25 सीटें, तो ये माना जाएगा कि उसने अपनी एंट्री की। अब भले ही उनके आपके प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि पूरी की पूरी बहुत सारी सीट जीतेंगे, पंजाब जैसा इलेक्शंस का रिजल्ट होगा, ये तो रिजल्ट में आने के बाद ही, लेकिन जो स्पेकुलेशंस हैं वो यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो मेन फाइट है वो कांग्रेस और बीजेपी में दिखती है। तभी तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ज्यादा टारगेट कर रही है कंपैरेटिवली आप। लेकिन अमित शाह का एक बयान कि आप खाता भी नहीं खोल पाएंगे, इसने कहीं ना कहीं राजनीति में आज की में एक बड़ा मुद्दा दे दिया है हम जैसे लोगों को, कि आप जैसी पार्टी जिसने पूरा टारगेट कर रखा है वहां पर उसको, गुजरात को, और ऐसे में अगर गृह मंत्री ये कहते हैं कि भैया वहां एक भी सीट नहीं आएगी, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी दिख रहा है कि मेरी डायरेक्ट फाइट कांग्रेस से है, और इस कारण वो चाहते हैं
कि अगर ये दोनों पार्टीज में वोट बढ़ जाए तो भाजपा की जीत सुनिश्चित हो जाए। लेकिन इन बयानों का मतलब कहीं ना कहीं आज व्यक्ति इतना, जो पुराने समय में आपने देखा राजनेता होते थे वो मुद्दों पर चुनाव लड़ते थे, मुद्दे होते थे, उन मुद्दों से भटक के व्यक्तिगत अटैक नहीं होते थे। हालांकि ये मुद्दा नहीं है, खड़गे साहब इतने सीनियर लीडर हैं, लेकिन उन्होंने ये मुद्दा कैसे बनाया कि हर जगह मोदी है। देखिए अपने पार्टी प्रेसिडेंट का हर आदमी यूज करता है, भले ही वहां नाम प्रोजेक्ट ना करिए। नाम प्रोजेक्ट करना कोई लोकतंत्र में लिखा थोड़ा है कि आप किसका नाम प्रोजेक्ट करके, यहां मध्य भारत के लोकतंत्र में ऐसा कहीं नहीं है कि ये पार्टी इसका नाम प्रोजेक्ट करेगी। ये तो एक प्रयोग है, जिन प्रयोगों से फायदा होता है। तो ये प्रयोग करना अगर भाजपा को लगता है कि हम भाजपा में, अगर मध्य प्रदेश का उदाहरण लें, गुजरात का उदाहरण लें या एचपी का उदाहरण लें, यहां पर अगर पीएम का फेस आगे लाते हैं तो क्या वहां नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? मुख्यमंत्री तो उसी प्रदेश का बनेगा, वहीं का बनेगा। लेकिन बात क्या है कि जो बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अगर जो भी पॉलिटिकल आउटफिट है अगर वो ऐसा ही मान के चले तो हिमालय पे जाके तपस्या करना शुरू कर दे। उसका मेन काम क्या रहता है? सीधा सीधा काम यह है कि किसी भी तरीके से इस इलेक्शन को हम अपने कब्जे में ले, और इसीलिए भाजपा ने इस मुद्दे को भुनाने का पूरा प्रयास किया है। भले उनके संबित पात्रा भी उसको किस रूप में ले गए कि गुजरात के बेटे के रूप में ले गए, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बनाने की तरफ भाजपा का कदम है। जी योगी राज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? योगेश जी मेरी आवाज आ रही? लगता है कट गया। जी संजय जी, आप उत्तर देना चाह रहे थे, साथ में हमारा सवाल है। देखिए पिछली बार इन 89 सीटों में से आपके पास 38 सीटें आई थी, अब इस बार आप पार्टी भी है, कितनी आप पार्टी को दे रहे हैं आप? हालांकि भाजपा के पास 48 थी, इन 89 में से कितनी जीत रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज जो बताता है, वो जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो सत्ताधारी दल को थोड़ा नुकसान होता है। देखिए मैं आपको 2-3 बातों के जवाब सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड देता हूँ जी। चुनावी आकलन है। निश्चित रूप से मैं आपको इतनी बात बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो एनडीए में है, कांग्रेस तो इस देश के डीएनए में है। गांव गांव में कांग्रेस है, घर घर में कांग्रेस है, और इसका बेहतर नतीजा आपको बहुत जल्दी चुनाव परिणाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। कांग्रेस अपनी रणनीति इस बार बहुत अच्छे तरीके से प्लेस कर रही है, मुद्दों पर बात कर रही है। हम लोग केवल मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। मैं अभी आपको इनके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब दे देता हूँ। ये जो कहते हैं भाजपा और कांग्रेस की इलू इलू है, और कांग्रेस मृत्युशैया में पड़ी है। मैं क्षमा चाहूंगा, इनका नाम एक बार मैं दोबारा आपसे जानना चाहूंगा। सूर्या त्रिपाठी। आम आदमी, हाँ जी, सूर्या त्रिपाठी, सूरज चमकने वाला, ऊपर उगता है जी। सूरज जी सत्येंद्र जैन जेल में है जी, और वो आपके जो अरविंद सिसोदिया है वो शराब कांड में नीचे से ऊपर तक गले तक उलझे हुए हैं। नंबर 2, जिन स्कूलों की, अब आप मुझे बोलने दीजिए। सूर्या जी उनकी बात आने दीजिए। देखिए आपने आरोप लगाया था, वो चुपचाप सुन रहे थे, बीच में नहीं। मैं आपको चुपचाप सुन रहा था, शांति से मेरे सवालों का जवाब सुनिए जी। मैं दूसरी बात आपसे पूछ रहा हूँ, आपने स्कूलों पर पेंट करवाए या वहाँ विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं और वहाँ टीचर भी हैं जिनको आप तनख्वाह भी ढंग से दे पा रहे हैं, और कितने टीचरों को आपने नियमित किया है और कितने बच्चे आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, इसकी भी एक लिस्ट जारी कर देते। देखिए क्या है, आप वहां गुजरात क्यों गए ये देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन आप जिस मकसद से गए हैं वो मकसद आपका कामयाब होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का आपको चुनाव वहां लड़वाने का पत्ता काम आएगा नहीं जी। और ये बात तय मानिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी आपसे क्या कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अरविंद केजरीवाल जी की दाल इस तरीके से कहीं भी निकलेगी। जैसे उत्तराखंड में निकली, उत्तर प्रदेश में निकली, ऐसे ही आप गुजरात से ही मुंह की खा के वापिस आ जाएंगे। लेकिन पंजाब में आपको रिप्लेस कर दिया, पंजाब में आपको रिप्लेस कर दिया। देखिए क्या है, ये अपनी हुई हार को नहीं, देखिए क्या है। सूर्या जी सुन तो लीजिए जी। अब आप बीच में बोलेंगे तो मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलता, मुझे इस तरीके की डिबेट करना पसंद ही नहीं है जी। चलिए बोलिए संजय जी। दर्शकों का मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए तथाकथित सफलता का चरम और पर्याय नहीं मान लेना चाहिए। अभी पंजाब की जनता भुगत रही है ना, और रहा सवाल गुजरात का,
तो मैं आपको बता रहा हूँ 2 दिन पहले जहरीली शराब से लोग मरे, मोरबी के 135-40 लोगों जो मर गए उनके प्रति कोई बात नहीं है, वो मुद्दा ही नहीं है बीजेपी के लिए। इस देश के लोग मरते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलवामा में हमले में सैनिक मर गए, जांच का कोई नतीजा नहीं है और जांच करानी भी उचित नहीं समझते। तो भारतीय जनता पार्टी के खेलने का कौन सा तरीका है ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी। मैं तो आपको इतनी सी बात बता सकता हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसका जवाब चाहिए मुझे। आप इधर उधर कहीं भी मत लेके जाइए, ना राम मंदिर पे लेके जाइए ना 370 पे लेके जाइए। चलिए तो आप अपना सवाल करिए और जवाब मांगता हूं मैं प्रदीप जी से। 2 करोड़ रोजगारों की बात बताइए, जी। आप बढ़ती हुई महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे बताइए, आप महिला सुरक्षा पे क्या करेंगे ये बताइए, आप बाल विकास पे क्या करेंगे बताइए, आप देश के युवाओं को रोजगार कहां से देंगे बताइए। ये सारे मुद्दे हैं, इनका जवाब दीजिए। बजाय इसके कि इस देश में तो रावण भी पूजनीय है, कई जगह क्या लोगों को मालूम नहीं है कि रावण की पूजा भी होती है। संजय जी आप इतने वरिष्ठ हैं, इतने लंबे समय से देखिए जब चुनाव होता है तो सब कुछ चुनाव में सब कुछ जायज है, हर तरह के पैतरे भाजे जाते हैं। नहीं, देखिए मुझे बताइए ना, कांग्रेस का कौन सा पैतरा ऐसा है जो राष्ट्र विरोधी हो, जो देश विरोधी हो, जो प्रधानमंत्री विरोधी हो? बताइए आप कौन सा ऐसा मुद्दा है। बल्कि चले प्रदीप जी आप ही के पास आ रहा हूँ, प्रदीप जी आप ही के पास आ रहा हूँ, उनकी बात पूरी हो जाए। लाख के बात करती है जी बोलिए संजय जी, बात हो गई। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम बात कर रहे हैं विकास के मुद्दे की और उसी में बात करेंगे। हमको इधर उधर की बात करने का कोई शौक ही नहीं है करने का। हमें तो हमारे पिन पॉइंट सवालों के जवाब दे दीजिए कि देश की महंगाई कैसे कम होगी, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, युवाओं को नौकरियां कैसे मिलेंगी। ये तो कोई भी दल आ जाए, ये सारा चीज सारी जो आप गिना रहे हैं, महंगाई कम हो जाए, महंगाई तो कब से सन 60 से महंगाई को लेकर पिक्चर बनती आ रही, सिनेमा बनते आ रहे हैं। मैं आज की बात कर रहा हूँ। कभी आपने 200 रुपए का सरसों का तेल बिकते देखा आपने अपने जीवन काल में? कभी आपने 125 रुपए का पेट्रोल डीजल बिकते देखा? कभी आपने सीएनजी को 30 रुपए से बढ़ के 100 रुपए जाते देखा? कभी आपने 80 रुपए और 100 रुपए किलो सब्जियों को बिकते देखा? नींबू और धनिया जैसी चीज पूछ लेते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी संजय जी के सवालों का जवाब दे दीजिए। साथ में आप 89 में से कितनी सीटें जीत रहे हैं इस बार? मेरे से पूछ रहे हैं आप? नहीं प्रदीप जी से। ओके जब मैं जवाब दे रहा था मेरा एक सवाल। आज आपकी आवाज थोड़ा कट कट के आ रही प्रदीप जी, हमेशा बुलंदी में आती थी, इस बार थोड़ा सा कुछ दबी दबी आ रही है। आप हो गए? हाँ जी। नेटवर्क है थोड़ा सा मेरा घर है, कभी कभी नेटवर्क डाउन हो जाता है, आवाज बुलंदी में कोई कमी नहीं है, चिंता ना करिए। जगाने के लिए बहुत धन्यवाद अपना आपका मुद्दे पर। लेकिन ये जो है महंगाई का मुद्दा उठा रहे थे, उससे रोजगारी बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे। अभी क्या है, कांग्रेस तो पहले की इतिहास बोलती है, हम क्या उसका भैया देश में 55 सालों तक शासन था, अब क्या कम है क्या बच्चों को भविष्य छाने का? तो मैं बताता हूँ, अभी वो ज्यादा समय नहीं हुआ, हमारा आवाज बिल्कुल नहीं आ रही प्रदीप जी आपकी, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। हमारे दूसरे प्रवक्ता समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। सर अब आ रही है सर आवाज? हाँ अब आ रही है। चलिए सर अब मैं प्रयास करूंगा कि आवाज ना कटे। जी अब बढ़िया आ रही है, बढ़िया आ रही है। ठीक है धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं ये कह रहा था कि जब मैं इसके पहले जब आवाज बंद थी तो मैं ये रिएलिट्रेट करने की कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस के मित्र जो है 1947 के पहले तक का इतिहास पूछते हैं, उसके बाद कभी नहीं आते। 55 सालों तक इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में 55 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा है। अब अगर इनको चूंकि इतिहास भूल जाता है तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया है। ये मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने 80 करोड़ लोगों को पेंडेमिक के समय में जब सारी अर्थव्यवस्थाएं त्राई कर रही थी तो हमने बचा के रखा। कहीं खाने को संजय जी बात आ जाने दीजिए, मैं एक बार फिर आपको मौका दे दूंगा। जी प्रदीप जी। और एक छोटा सा आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहूंगा कि विश्व के विकसित देशों ने अपनी आमदनी, अपनी जीडीपी का 25%, जैसे अमेरिका और यूके ने जो है, अमेरिका ने 28 और यूके ने 20 के करीब % अपनी व्यवस्था को सही करने में झोंक दिया जब कोविड का समय बीता था। हमने केवल 3.5% अपनी व्यवस्था को ठीक करने के लिए किया और हमारी व्यवस्था अभी भी बाकी व्यवस्थाओं से लाख दर्जे अच्छी है। जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है हमारे देश में, उसको कंट्रोल करने के उपाय लगाए जा रहे हैं। सरकार योजना बनाती है और फिर जो है
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है कभी रोहिंग्या के नाम पे, कभी बांग्लादेशियों के नाम पे देश की जनसंख्या को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये थोड़ा सा चुनावी आरोप नहीं है, ये सामान्य स्थिति का आरोप है। लेकिन देश में व्यवस्था कैसी है और कैसी चल रही है, अगर इनके महंगाई वाले मुद्दे में, देखिए मैं इससे नहीं कह रहा हूं कि महंगाई बढ़ या घट नहीं रही है, लेकिन कंट्रोल में है इस समय। और अगर कांग्रेस की बातों में इतना दम है तो सीट अभी 8 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगी, चुनाव 8 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। और ये अपने आम आदमी पार्टी के भी मित्र से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस दिन मुझे जरूर बुलाएं, जिसमें जोश में सूर्या जी ने बोला है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए। मैंने एक सवाल किया था कि गुजरात के चुनाव के बाद सवाल तो ये है कि क्या आप तीसरा किरदार बनेगा या तीसरा किरदार जो है कांग्रेस बनेगी, मुद्दे की बात ये है। और जहां तक हमारे प्रदर्शन और हमारे नेताओं की बात है, मैं पुनः दोहराता हूं कि हमारे यहाँ प्रत्येक नेता कार्य करता है, हम परिवारवादी या नामवादी पार्टी नहीं है। अब राष्ट्रीय नेताओं को नाम गिनाने की बात आ रही थी, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो इन लोगों के पसीने छूट जाएंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपका समय खराब हो, लेकिन मैं भड़काने वाली बात नहीं करूंगा। त्रिपाठी जी, सिंपल सा ये कहना है कि गुजरात चुनाव पे बातचीत हो रही है, इनको जब इन्होंने मौत का सौदागर बता दिया तो भाई देखिए, सबको अपने नंबर बढ़ाने होते हैं कांग्रेस में। खड़गे जी ने किया क्या बुरा किया, लेकिन जनता को जवाब देगी ना उसका। जी। जनता को छोड़ दीजिए, हम राजनीतिक दल हैं, हम अपनी बातें कहते हैं जनता के समक्ष और जनता उसी हिसाब से अपना जो है मत के हिसाब से अपना जवाब देती है। अभी चुनाव चल रहे हैं, आप देखिए चर्चा क्या है, आप गली मोहल्लों में जाके देखिए चर्चा क्या है, कौन क्या कह रहा है। दूसरा और तीसरे नंबर की बात हो रही है। जी जी त्रिपाठी जी प्रदीप जी। संजय जी आ रहा हूँ थोड़ा समय, हमारे साथ योगीराज योगेश जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। योगीराज जी, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है, आपकी आवाज जी। बोल रही है। योगीराज जी, जो जिस तरह से जो एक दूसरे पे शब्दों के तीर छोड़े जा रहे हैं, उनका पराभव हुआ है बहुत ज्यादा। 2003 के बाद से लगातार ये बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या इससे जनता आजकल प्रभावित होने लगी है? विकास के मुद्दे जनता भूल गई है? नहीं, असल में देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आज के पॉलिटिकल सीनरियो की आप बात करें जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की तमाम पार्टियां बहुत अंडर एस्टिमेट करती हैं जी, और इतना अंडर एस्टिमेट करती हैं कि कोई उनको मौत का सौदागर बोल देता है और कोई उनको रावण बोल देता है। जी, मतलब अभी भी कांग्रेस के जहन में ये समा ही नहीं पाया है कि नरेंद्र मोदी पिछले 7 और 8 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जी, दूसरी एक और बात ये है कि बार बार बात होती है, महंगाई की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है। पूरी डिबेट में आप देखो दूसरे विषयों पर डिबेट होती है, लेकिन इन इश्यूज पर बहुत कम बातचीत होती है। और एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि जी। बीजेपी पिछले, आप बताइए, पिछले 25 साल, ये 6वां-7वां चुनाव है गुजरात में, यदि बीजेपी बार बार रिपीट हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। जी, गुजरात की जनता उनके कार्यकाल से, उनके कार्यों से, कार्यक्रमों से, उनकी नीतियों से कहीं ना कहीं प्रभावित तो होगी। जी, और यदि कांग्रेस ये कहती है कि साहब हम केवल मुद्दे उठाते हैं, हम महंगाई की बात करते हैं, ये हर चुनाव में कर रहे हैं, जी, तो कांग्रेस को सोचने वाली बात ये है कि ये आखिर क्यों जनता उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। मोरबी एक हादसा हो जाता है, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, डेफिनेटली ये चीजें नहीं होनी चाहिए और महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए, बेरोजगारी कंट्रोल होनी चाहिए। मैं इसका कोई पक्षधर नहीं हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन बावजूद इसके कि इतना बोलने के बावजूद जनता इनको इशू नहीं मान रही। जनता आज भी बीजेपी के साथ खड़ी और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी, 5वीं, 6ठी बार बीजेपी के पक्ष में जनता दिखाई दे रही है। और अभी भी जितने सर्वे आ रहे हैं उस सर्वे में भी मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही कि कांग्रेस आगे भी खड़ी हो, बल्कि ऐसा लग रहा है कि पिछले 2017 की तुलना में कांग्रेस की सीटें और कम होंगी। और आम आदमी पार्टी 1-2 स्टेट्स में जीतने के बाद यदि 1-2-4 सीट जीत लेती है तो इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि कुछ ना कुछ है बीजेपी में, या उनके नेतृत्व में दम है, जी, जी, या उनके कार्यक्रम। और एक बात और, मैं जो लास्ट अपनी बात करके समाप्त करूंगा, गुजरात की बात लोग नहीं कर रहे, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। आप बताओ, एक समय ऐसा था गुजरात में जब पानी का संकट था, साबरमती सूखी रहती थी, आज साबरमती 24/7 हरी भरी हुई है, दुनिया की सबसे बड़ी स्टेच्यू वहां लगी हुई है, दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट वहां बना हुआ। तो ये सब चमत्कार हो रहा है या जो भी हो रहा है, इसको या तो जनता एक्सेप्ट कर रही है या कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों को ये सब दिखाई नहीं दे रहा। जी, चलिए सूर्या जी, मैं आ रहा हूँ, फिर से आऊंगा आपके पास। महेंद्र जी, सूर्या जी,
89 में से कितनी सीटें ले रहे हैं आप, जो जहां चुनाव हो गया? देखिए मैं वो गणित बता दूं, जब भी वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है सत्ताधारी दल को नुकसान होता है। पिछले बार 65% एवरेज मतदान हुआ था इन 89 सीटों पे, इस बार थोड़ा सा कम और दिख रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ एकदम सारे युवा हो गए हैं, नहीं तो अब तक तो उसका वोटिंग परसेंट 70-75 पहुंच जाता। देखिए, आम आदमी पार्टी 89 में से इतनी सीटें तो जरूर ला रही है। मेरे अनुसार हम लगभग 50 के प्लस सीटों पे रहेंगे जी। 92, जब आपको चुनाव के आखिरी परिणाम 8 दिसंबर को मिलेंगे तो आम आदमी पार्टी 92 प्लस सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार गुजरात में बनाएगी। अब मैं इन दोनों प्रवक्ताओं और एक हमारे वरिष्ठ साथी, पत्रकार साथी की बात का जवाब दूंगा कि ये दोनों लोग इधर उधर की तो बात बहुत करते हैं, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि गुजरात में समस्याएं क्या हैं। ये पूरा देश घूमकर चले आएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि मोरबी में जो 135 लोगों की जान गई जी, उसका जिम्मेदार कौन? उसके जो मालिक है कंपनी, घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे देते हैं, 2 करोड़ में से वो 12 लाख खर्च करते हैं, और उसके जो मालिक का आप FIR में नाम नहीं डालते। ये शर्म की बात है, ये वहां के लोगों के साथ छल है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने पूरे पुरजोर तरीके से राज्यसभा में हमने मुद्दा उठाया कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां शराब बंदी है। वहां पर 75 से अधिक लोग शराब पीकर मर गए, और भाजपा का जिला पंचायत का सदस्य वहां पर अवैध शराब बेचता हुआ पाया जाता है। वहां पर आए दिन खुलेआम शराब बिक रही। अडानी के पोर्ट पे हजारों करोड़ के ये ड्रग्स पकड़े जाते हैं, उस पर कोई जांच की बात नहीं होती है। तक्षशिला कांड में बच्चों के जान चली जाती है, उस पर कोई बात नहीं होती है। आए दिन आपकी शराब नीति पे तो बात हो रही है ना सर, मैं उस पर भी आ जा रहा हूं कि अभी 2 दिन पहले इन्होंने CBI और ED ने चार्जशीट दायर की है। मनीष सिसोदिया जी के घर छापे मार डाले, लेकिन कुछ मिला नहीं। मैं वही बात कह रहा हूं, हम गुजरात की बात कर रहे थे तो मैं गुजरात पे बता रहा हूं कि जहां गुजरात में शराब बंदी है और 75 लोग जहरीली शराब से पीकर मर जाते हैं, उस पर नरेंद्र मोदी जवाब देने क्यों नहीं आते हैं? लेकिन यह नरेंद्र मोदी मतलब प्रचार करने जाए तो जवाब भी दें गुजरात का, वहां का मुख्यमंत्री नहीं देगा। वहां के मुख्यमंत्री दे दे, वहां के प्रदेश अध्यक्ष इनके दे दे, नरेंद्र मोदी जी दे दे। ये देखिए, आज और एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने कहा कि गुजरात की जनता ने भाजपा को मौका दिया। बिल्कुल मौका दिया, और उसके पीछे का कारण समझ लीजिए क्यों दिया, क्योंकि वहां पर इनकी इलू इलू करने वाली पार्टी खड़ी थी। चलिए, वहां पर जनता के पास मौका नहीं था। ये पक्ष और विपक्ष की बात कर रहे हैं। सूर्या जी, जहां भी आप चाहे दिल्ली को आधा प्रदेश मान लीजिए केंद्र शासित है, और पंजाब को मान लीजिए, वहां कांग्रेस जहां रही है वो उसको रिप्लेस किया आपने, भाजपा को कहीं रिप्लेस नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में खाता भी नहीं खुला। भाजपा के वोटर, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि जब हम स्कूल अच्छे बनाते हैं तो वह उसमें कांग्रेसी का बच्चा पढ़ता है, भाजपाई भी पढ़ता है, आम आदमी पढ़ता है, सारे लोग पढ़ते हैं जी। जब हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो हम सारे युवाओं को देंगे, वो किसी दल का हो, किसी समुदाय का हो। जब हम युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं तो हम सबको देंगे। महिला सम्मान निधि की बात कर रहे हैं तो वो हम सबको देंगे। चलिए, पैसा कहाँ से लाएंगे गुजरात में, इतना सब फ्री दे देंगे। खैर, हमारे साथ संजय जी हैं। संजय जी, मैं आपकी पैसे की बात का जवाब दे दूं। नहीं, अब भारत की एकमात्र सरकार है। आप त्रिपाठी जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। नहीं, समय समाप्त हो रहा है अभी, हमें संजय जी के पास बहुत देर से सुन रहा था। हमने पंजाब में 59 लाख लोगों के बिजली के बिल 0 किए हैं। ये तो कुछ भी फ्री नहीं देते। फिर गुजरात में 4 महीनों से तनख्वाह नहीं गई है पंजाब के कर्मचारियों की, उससे भी जरा देख लीजिए। हमने सारी, आप ये चलिए, अभी मुख्यमंत्री के घर के सामने किसानों, निरीह किसानों को लाठी डंडे पर पीटा गया। गुजरात में फ्री लेने के बाद 3 लाख करोड़ का कर्जा। चलिए सूर्या जी, अलग मुद्दा जा रहा है। चलिए संजय जी आप जहरीली शराब पर बताइए। चलिए सूर्या जी आपकी बात समाप्त हो गई। प्रदीप जी आ रहा हूँ आपके पास। प्रदीप जी आ रहा हूँ जी। संजय जी बहुत संक्षेप में, थोड़ा सा समय कम है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 या 3 सवालों के जवाब दे दी कि आम आदमी पार्टी को तो मुझे पता है कि कोई महत्व देने की बहुत ज्यादा विषय की वस्तु की बात नहीं है। सब मुद्दे की बात यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जानना चाहता हूँ कि वो एक विकास का रोड मैप, जिसको वो केवल कागजी ना दें,
यथार्थ के धरातल पर कब देंगे, और कम से कम ये फर्जी गुजरात मॉडल जो उन्होंने बना के पेश किया है, जिसमें हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाते हैं, नकली शराब पकड़ी जाती है, कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आया तो शर्म के मारे अपनी गरीबी दिखाने के लिए पर्दे लगाए जाते हैं, धारा 370 के ये तो पिछली बार भी आपने सवाल किया, उन्होंने उत्तर दिया नहीं दिया, ये अलग बात है। तो आप मुझे बताइए ना, 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कौन सा पूर्ण बहुमत मिल गया, मुझे आप बताइए। 2000 हमने 100 से नीचे भी कर दिया था इनको, ये तो तब भी इतनी बड़ी बात क्यों पूर्ण बहुमत तो 92 सीटों में मिल जाता है, 93 मेरी सीटों बात में। तो सुनना, तो मैं बात तो तब तो ये 140 सीटों की बात कर रहे थे, 100 के नीचे सिमट गए। अब की बार आपको कांग्रेस पार्टी 100 के पार जाती हुई दिखेगी, और ये हमारी जगह पे भी खड़े नहीं मिलेंगे, उससे भी नीचे उतरेंगे। आप देखते तो जाइए, वोटिंग का जो परसेंटेज हुआ है वो किस आधार पे हुआ है। जनता को आप कितना ही बरगला ले, मंच पर से खड़े होकर कैसी भी दयालु भावना से ये कहते कि देखो मुझे ऐसा कहा, मगरमच्छ के आंसू दिखा दे, रो ले, इसने गाली दी, उसने गाली, इन बातों को जनता आप बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देगी। जनता बात करेगी आपसे 200 रुपए से तेल की, जनता बात करेगी 1100 रुपए के सिलेंडर की, जनता बात पूछेगी आपसे 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए, जनता पूछेगी आपसे 15 लाख के जुमले का क्या हुआ, जनता आपसे पूछेगी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश अंडर इंडेक्स में इसने नीचे क्यों आ गया, बांग्लादेश से ही पीछे क्यों पिछड़ गया। और आपने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना आप अपने आप के लिए बहुत बड़ी बात मान रहे हैं। आपने देश की दुर्दशा ये कर दी 8 साल में, आप स्वावलंबी बनाते चलिए हो देश के युवाओं को। संजय जी तो आपने सवाल किया तो उत्तर भी ले लें, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है। जी प्रदीप जी। त्रिपाठी जी, देखिए कांग्रेस के मित्र ने जो सवाल गिनाए हैं, ये पिछले कई वर्षों से इसी प्रकार के सवाल करते आ रहे हैं और जनता इसको समझती मानती नहीं है। ये तो लाइसेंस राज खत्म हुआ है, और ये जो टीके लगे हैं ना कोविड के फ्री में, आप कल्पना करिए कि अगर कांग्रेस का शासन रहा होता तो उसकी क्या व्यवस्था होती और क्या त्राही होती, क्योंकि ये तो विश्व को ध्यान में रख करके चलने वाली बात है। अब आपको है कांग्रेस में जिम्मेदारी नहीं लेंगे संजय जी। एक बात संजय जी, आपने कहा कि हमारे सवाल का उत्तर दे दें, आप ध्यान सुनेंगे जी। आप एक बात कहें कि अडानी के पोर्ट पे ड्रग्स पकड़े जाते हैं, मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि जिसका पोर्ट है वही ड्रग्स लेके आ रहा था। अरे कॉमन से लॉजिक लगाइए, जनता समझती है कि जिसका पोर्ट होगा वो अपनी ही ट्रक को पकड़वाएगा। कैसी बात करते हैं, मतलब कॉमन सेंस भी नहीं कांग्रेस के पास रह गया सवालों करने के लिए। अगर वो व्यक्ति अगर जागरूक नहीं होता, ये देश की लिए नैतिक चीजें अंदर आ रही हो, पकड़े कैसे नहीं, मुद्दे पे ही आ रहा हूँ, मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आप लोग कॉमन सेंस भूल गए हैं और देश की जनता आपकी विचारधारा से काफी आगे निकल चुकी है। उसका विकास चाहिए। आप रोड मैप की बात करते हैं, पिछले चले संजय जी, अभी आपने कहा कि डिबेट में हम टीका टिप्पणी नहीं करते। बनने का प्रतिशत कितना है आप बताइए। आपने सवाल किया तो उत्तर ले लीजिए ना प्रदीप जी से। प्रतिदिन कितने किलोमीटर सड़कें बढ़ती थी, आज 35 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें देश में बन रही हैं। इस देश की जनता इस बात को समझती है कि निर्माण कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जितनी तेजी हमारे शासनकाल में मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, उतना कांग्रेस के शासनकाल में कल्पना करना भी मूर्खता है, क्योंकि कट मनी के बिना तो फाइल पास होती नहीं है। त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, और फिर वो बीच में टोकने लगे। तो देश की जनता इन बातों को भी देखती है, देश की जनता इन बातों को भी देखती है। लोकतंत्र में वोटर होता है वो देवतुल्य होता है। अगर देवतुल्य मतदाता को आप बनाना चाहेंगे तो इससे चलेगा नहीं काम। जी चलिए हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। योगी राज जी, बहुत संक्षेप में आपकी इस पूरे मुद्दे पे टिप्पणी। योगी राज जी, मेरी आवाज आ रही? चल, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारा समय भी समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका, संजय जी आपका, सूर्या जी आपका, और सत्यप्रकाश जी आपका, योगी राज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बहस करने के लिए। तो गुजरात चुनाव का पहला पड़ाव पार हो गया है और अब दूसरे की बारी है। जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसका फैसला मतदाताओं के मत से होगा। सूबे की 182 में से 89 सीटों पर 788 प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, और अब 5 दिसंबर को 93 सीटों पर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर गुजरात की किसी एक को सत्ता सौंपेंगे। अब वह बीजेपी होगी या फिर कांग्रेस, और आप में से कोई एक ही देखना तो दिलचस्प होगा ही। लेकिन उसके पहले सियासी दलों के बीच चल रही जुबानी जंग में रावण के बाद आगे किसकी एंट्री होती है, रोमांच इसे लेकर है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।